जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग आज चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 4 और 5 का, जिसमें मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया गया है कि कैसे उसका साक्ष्य दिया जाएगा। धारा 59 में बताया गया है कि कोई भी दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अंतर्वस्तु के सिवाय प्रत्येक साक्ष्य जो है मौखिक साक्ष्य के रूप में दिया जाएगा। और धारा 60 में बताया गया कि मौखिक साक्ष्य किसी भी दशा में, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो प्रत्यक्ष ही होगा। फिर पुनः जो है धारा 61 में हम लोग देखेंगे, उसमें कहा गया कि अगर जो कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। अब प्राथमिक साक्ष्य किस डॉक्यूमेंट को कहेंगे वो धारा 62 में बताया गया है। धारा 63 में बताया गया है कि कौन सा सेकेंडरी एविडेंस है। और 64 में बताया गया है कि प्राइमरी एविडेंस के ही माध्यम से डॉक्यूमेंट को साबित किया जाएगा, सिवाय जो धारा 65 में जो बताई गई व्यवस्थाएं हैं जिसमें कि सेकेंडरी एविडेंस भी अनुमान्य है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए प्राइमरी एविडेंस ही अलाउ है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं अध्याय 4 में क्या कहा गया है और अध्याय 5 में क्या कहा गया है। अब देखिए, इसका टाइटल है अध्याय 4 का कि मौखिक साक्ष्य के विषय में, और धारा 59 कह रहा है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। अब किन तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा, तो ये कह रहा है कि दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। मतलब जितने भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कोई उसकी अंतर्वस्तु है, उसके सिवाय प्रत्येक बात जो है, तथ्य जो है, मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। अब जो धारा 60 है उसके बारे में कह रहा है, मौखिक साक्ष्य के बारे में, कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो टाइटल है। और ये कह रहा है कि मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वे कैसी ही हो, प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। मतलब इसमें ये कह रहा है कि ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस व्हाट एवर वी डायरेक्ट दैट इज टू से। अब आगे बताया गया है कि वो कैसे प्रत्यक्ष होगा, तो उसमें कह रहा है कि यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह उसे ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो उसे कहता है कि उसने देखा। मतलब वो डायरेक्ट होना चाहिए। अगर जो कोई फैक्ट है जिसको देखने से संबंधित है तो उसी व्यक्ति का कहा जाएगा, एविडेंस अलाउ किया जाएगा जिस व्यक्ति ने उसको देखा है उस घटना को होते हुए। अब कह रहा है कि यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो यह कहता है कि उसने सुना है। उसके बाद कह रहा है कि यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध इस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया है। उसके बाद से कह रहा है इसका कि यदि वह किसी राय के या उन आधारों के जिन पर राय धारित है बारे में है तो वह उस व्यक्ति का साक्ष्य हो सकेगा जो राय उन आधारों पर धारण करता है। अब इसके बाद एक प्रोविजो ये कह रहा है कि परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तापित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित है, यदि रचयिता मर गया है या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, तो ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे। फिर इसका प्रोविजो कह रहा है, परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे ऐसे भौतिक चीज का अपने निरीक्षण पेश किए जाने का अपेक्षा कर सकेगा। मतलब धारा 59 में हम लोगों ने देखा, पहले तो यही कह दिया कि अगर जो कोई दस्तावेज की अंतर्वस्तु है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई दस्तावेज है उसकी अंतर्वस्तु के सिवाय अगर जो कोई भी चीज़ साबित करना है तो मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाएगा। मौखिक साक्ष्य को धारा 60 में कह रहा है कि प्रत्येक दशा में चाहे कोई भी बात हो वो डायरेक्ट होना चाहिए। अब डायरेक्ट कब होगा तो उसको ये बता रहा है कि यदि किसी ने कोई व्यक्ति देखा है, किसी देखे हुए चीज़ के बारे में कोई साक्ष्य देना है तो उसी व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए जिसने उसको देखा है। किसी सुने जाने वाली कोई तथ्य है और सुनने वाली तथ्य के बारे में कोई एविडेंस देना है तो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जिसने उस बात को सुना है।
कोई इंद्रियों द्वारा यदि किसी चीज़ की अनुभूति की बात आती है तो उसी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, एविडेंस दिया जाना चाहिए जिसने उस इंद्रिय के बोध द्वारा उसको अनुभूति किया। या कह रहा है कि यदि कोई ऐसा राय है किसी तथ्य पर तो उस व्यक्ति के द्वारा ही एविडेंस दिया जाएगा जिसने उस फैक्ट पर राय की धारणा अपनी बनाई है। या वो कह रहा है कि यदि कोई विशेषज्ञों का कोई पुस्तक है विशेषज्ञों का कोई पुस्तक है जिसको न्यायालय में सहजता से नहीं लाया जा सकता है, यानी कि वो व्यक्ति या तो मर गया है या मिल नहीं सकता है या इतना विलंब या व्यय के बिना जो न्यायालय उसमें अयुक्ति समझे उसको उपाप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे मामले में उस पुस्तक को ही प्रस्तुत करके एविडेंस दिया जा सकता है। या कोई ऐसे भौतिक चीज़ों की बात कह रहा है कि कोई ऐसी भौतिक चीज़ें हैं जैसे किसी घटना में इस्तेमाल किए हुए ब्लंट ऑब्जेक्ट हुए, चाहे किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट हुआ या कोई हथियार हुआ, तो उसके बारे में ये कह रहा है कि उसको स्वयं न्यायालय में ही उपस्थित करके उसको साबित किया जा सकता है। और ये सब कुछ डायरेक्ट समझे जाएंगे, मतलब ये सब कुछ जो भी होगा इसको मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत समझा जाएगा। अब आते हैं हम लोग अध्याय 5 को, देखते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में जब धारा 59 कह ही दिया है कि जो भी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके सिवाय जितने भी मामले हैं उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा, तो 61 में बताता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे साबित किया जाएगा। तो 61 में ये कह रहा है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। अब प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, इसको धारा 62 और धारा 63 में बताया गया है। जब धारा 62 को आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है, मतलब जो दस्तावेज है वो स्वयं अभिप्रेत है, न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो प्रस्तुत किया गया वही प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। लेकिन जो स्पष्टीकरण है इसका, इसमें 2 स्पष्टीकरण बताए गए हैं और दोनों स्पष्टीकरण वाकई में उसका विस्तार करता है। जो न्यायालय के सामने डॉक्यूमेंट पेश किया गया है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी एविडेंस ही हो, वो सेकेंडरी एविडेंस भी हो सकता है। तो इसके लिए इलस्ट्रेशन 2 दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन इसमें 2 दिए गए हैं जिसको ये समझा जाएगा कि किस तरीके से कहा जाएगा कि ये प्राइमरी एविडेंस है। पहला स्पष्टीकरण क्या कह रहा है कि जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित हैं वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है, मतलब कोई ऐसा दस्तावेज है जिसको कई सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है तो वो प्रत्येक दस्तावेज अपने आप में मूल साक्ष्य होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसको कई प्रतियों में तैयार किया गया है, तो वो जितनी भी प्रतियां होंगी वो सब मूल प्रतियां मानी जाएंगी। अब इसका ये कह रहा है कि जहाँ की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, मतलब कोई काउंटर पार्ट में अगर जो निष्पादित है, तो कह रहा है कि हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहाँ हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य होगा। मतलब कोई काउंटर पार्ट में कोई अगर जो दस्तावेज का निर्माण किया गया है तो जिस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है या उसको निष्पादित किया गया है वो उसके लिए प्राथमिक साक्ष्य हो जाएगा, माने उसके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि कोई एक दस्तावेज तैयार किया गया ए और बी के बीच में, तो ए ने उस दस्तावेज पर सिग्नेचर करके बी को थमा दिया और बी द्वारा भी एक उसी तरीके का सेम मैटर का जो फैक्ट ए में लिखे गए थे वही फैक्ट बी द्वारा भी लिख करके सिग्नेचर करके बी को पकड़ा दिया गया। तो जो ए के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट है बी के पास वो ए के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा और बी वाला जो सिग्नेचर करके ए के पास रखा गया है वो बी के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा। लेकिन यही चीज़ अगर जो ठीक इसके अपोजिट कर दिया जाए, अभी जो धारा 63 में हम लोग पढ़ेंगे, तो कोई काउंटर पार्ट में जो व्यक्ति किसी दस्तावेज को निष्पादित करता है चाहे वो सिग्नेचर करके, तो वो जो निष्पादित करता है उसके फेवर में वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है, जबकि उसके विरुद्ध वो प्राथमिक साक्ष्य होता है काउंटर पार्ट में। अब इसका इलस्ट्रेशन 2 देख लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने की दृष्टि से यदि आप समझ लेंगे तो समझिए कि प्राइमरी एविडेंस के बारे में आप सब कुछ जान गए। इसका स्पष्टीकरण 2 कहता है, जहाँ की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है,
वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहाँ की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। जैसे आप कोई कार्ड छपवाने जाते हैं तो कार्ड के लिए एक सांचा बना दिया जाता है, एक मतलब प्रोफार्मा तैयार कर लिया जाता है और उससे 100, 50, 200, 300, 500 जितना का आपका नीड होता है उसका इनविटेशन कार्ड छाप दिया जाता है। तो जो इनविटेशन कार्ड छापा गया है, मतलब वो वन सिंगल प्रोसेस से अगर जो है, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से अगर जो उसको छापा गया है, मुद्रित किया गया है, तो वो एक दूसरे का प्राथमिक साक्ष्य होगा, लेकिन मूल का वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा। जो सांचा बनाया गया था, प्रोफार्मा बनाया गया था, उसका वो मूल साक्ष्य नहीं होगा। जैसे प्ले कार्ड का देख लिया जाए, प्ले कार्ड में 52 पत्ती होते हैं, कोई एक सांचा बनाया गया, उससे कई जो है कार्ड को बनाया गया, तो प्रत्येक जो कार्ड बने हैं, प्ले कार्ड की जो गड्डी बनी है, वो एक दूसरे का तो प्राथमिक साक्ष्य है, लेकिन जो सांचा बना था उससे उसका प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अब एक और उदाहरण से हम समझा देते हैं आपको। इसमें एक और बात कही गई है, कह रहा है कि वो वन यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि अगर जो वही चीज़ शाम के समय 50 प्रतियों को निकाला गया, मुद्रण करके कोई प्रिंट आउट किया गया पेपर, जैसे पेपर की ही छापने की बात देख लीजिए, कोई पेपर छपता है तो जो पेपर छापा जाता है तो प्रत्येक दिन का जो एडिशन का पेपर होता है वो प्रत्येक एक दूसरे का वो प्राथमिक साक्ष्य होगा, लेकिन जिस प्रोफार्मा से छपा हुआ है, जो मूल उसकी प्रति है, उसका वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, वो प्राथमिक साक्ष्य उसका नहीं होगा। पेपर एक दूसरे का आपस में होगा। हाँ, इसमें एक और बात कर रहा है कि वन यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या है। वन यूनिफॉर्म प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि अगर जो एक लाट में जितने भी पेपर छपे वो सब एक दूसरे के प्राथमिक साक्ष्य होंगे, लेकिन अगर जो दूसरे लाट में कोई छपता है तो वो फिर पहले वाले का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा। इसी को कहा जाता है कि वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। मतलब अगर वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से कोई मुद्रित नहीं हो रहा है कोई चीज़, या कोई जो है उसको जो है शिला मुद्रण नहीं किया जा रहा है, या कोई फोटो चित्रण नहीं किया जा रहा है वन प्रोसेस से, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से, तो उसको फिर प्राथमिक साक्ष्य एक दूसरे का वो नहीं माना जाएगा। यानी कि वो जिस वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से जिन का फोटो चित्रण हुआ, मुद्रण किया गया, तो वो जो कुछ भी होगा वो एक दूसरे का प्राथमिक साक्ष्य होगा। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है, कह रहा है कि यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्ले कार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्ले कार्डों में से कोई भी एक अन्य की किसी भी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु उनमें से कोई भी मूल के अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। यही ये बात कह रहा है कि अगर जो वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से कोई चीज़ है तो एक दूसरे का वो प्राथमिक साक्ष्य होगा, लेकिन मूल का वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस को धारा 63 में कहा गया है कि द्वितीयक साक्ष्य से प्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? पहला कह रहा है कि तस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां, मतलब कोई ऐसी अन्य धाराओं में जहां अनुमन्य है कि प्राथमिक उसको जो है सर्टिफाइड कॉपी अलाउ किया गया है, तो जो सर्टिफाइड कॉपी है वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है मूल का। जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, आपका FIR की नकल, या अगर जो खतौनी कहलें खतौनी का नकल, इन सब चीज़ों का जो भी होता है न्यायालय द्वारा सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। तो जहाँ सर्टिफाइड कॉपी अगर जो दी जा रही है किसी केंद्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के या किसी अथॉरिटी के माध्यम से, तो वो कहा जाता है कि ये सेकेंडरी एविडेंस है तो डॉक्यूमेंट ही, लेकिन जहाँ सर्टिफाइड कॉपी मिल रहा है किसी डॉक्यूमेंट का किसी अथॉरिटी के माध्यम से, तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया। दूसरा कह रहा है कि मूल से ऐसी आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां, मतलब कोई यांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से कोई ऐसी प्रतियां तैयार की जाती हैं जिसकी शुद्धता स्वयं दर्शित करता है, वो मतलब जो कॉपी हो रहा है, प्रति बन रहा है। लेकिन ये तब तक सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा जब तक कि मूल से उसकी तुलना न कर ली गई हो। मतलब जो प्रतिलिपियां बनाई गई हैं उन प्रतिलिपियों का किसी यांत्रिक के माध्यम से, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई फोटोकॉपी हुआ किसी चीज़ का,
फोटो मशीन से, फोटोकॉपी मशीन से फोटोकॉपी कराया गया, तो वो अपने आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। वो शुद्धता तो है, लेकिन जब उसका तुलना कर दिया जाएगा मूल से, तुलना करके, तब वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ग्राह्य होगा। अब उसके बाद से आता है मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, यानी कि अगर जो कोई यांत्रिक के माध्यम से नहीं किया जा रहा, ऐसे अगर जो मूल से बनाया जा रहा है देख करके या तुलना करके बनाया जा रहा है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। चौथा इसका कह रहा है कि उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया दस्तावेजों के प्रतिलिपि। अभी जो हम लोग धारा 62 में पढ़े हैं, काउंटर पार्ट में यदि कोई दस्तावेज निष्पादित किया जाता है तो जिसके द्वारा वो निष्पादित किया गया है उसके विरुद्ध जो है वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में आकर के मौखिक वृत्तांत करता है, उसके बारे में बताता है, जिसने उसको स्वयं दस्तावेज को देखा है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस होगा। ये मौखिक साक्ष्य के रूप में नहीं होगा, यहाँ सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। अब इसमें 4 ठो वो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। पहला कह रहा है किसी मूल का फोटो चित्र यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो, तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटो चित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है। बी कह रहा है कि किसी पत्र की वह प्रति जिसकी तुलना उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है। यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी। तीसरा इसका उदाहरण कह रहा है कि यदि प्रति की नकल करके तैयार की गई किंतु तत्पश्चात मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है, किंतु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की जिससे वह नकल की गई है मूल से तुलना की गई थी। मतलब अगर जो कोई फोटोकॉपी कराया जाता है तो उसका तुलना कराना जरूरी है, तभी वो सेकेंडरी एविडेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। आखिरी में डी कह रहा है कि न तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत और न मूल से किसी फोटो चित्र या यांत्रिक प्रति का मौखिक वृत्तांत मूल का द्वितीयक साक्ष्य होगा। मतलब कोई भी फोटोकॉपी का यानी कि द्वितीयक साक्ष्य का कोई मौखिक वृत्तांत करता है तो वो मौखिक वृत्तांत सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। यानी कि मूल दस्तावेज का अगर जो कोई मौखिक वृत्तांत करता है तो वो सेकेंडरी एविडेंस में माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग धारा 64 को देख लेते हैं। अब धारा 64 कह रहा है कि दस्तावेजें तस्मिन पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी। मतलब जो इसके पश्चात जो अवस्थाएं दी गई हैं उसके सिवाय उसको प्राथमिक साक्ष्य के ही माध्यम से दस्तावेज को साबित करना होगा। अब 65 में वो अवस्थाएं बताई गई हैं कि किन अवस्थाओं में सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हैं। वो कह रहा है कि अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा। मतलब केवल दस्तावेज ही नहीं, दस्तावेज की अस्तित्व के बारे में, दस्तावेज की दशा के बारे में या दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में सेकेंडरी एविडेंस कब अलाउ किया जाएगा। पहला कह रहा है क, जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या सकत्याधीन है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना इप्सित है। मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसको साबित किया जाना है, वो जिसके विरुद्ध साबित किया जाना है उसी के कब्जे में है, वहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुँच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध नहीं है, जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। मतलब इसके कहने का ये तात्पर्य है कि वह डॉक्यूमेंट ऐसे किसी व्यक्ति के कब्जे में है जहां न्यायालय की आदेशिका की पहुंच ही नहीं है, या जहां पे पहुंच है भी तो वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि उसको पेश करे। और उसके बाद से ये कह रहा है कि ये तब क्या होगा, ये कह रहा है कि और जबकि ऐसे व्यक्ति का धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता है। मतलब ये तभी उसको सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अलाउ किया जाएगा जब ये ऊपर के कंडीशनों को फॉलो कर रहा है और उसको सूचना दे दिया है जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो विपक्षी के कब्जे में हो, चाहे जिसकी आदेशिका के पहुंच के बाहर हो, या वो पेश करने के लिए आबद्ध न हो। फिर भी अगर जो उसको सूचना दे दी गई है और उसके बाद वो पेश नहीं करता है
तब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट के अंतर्वस्तु दशा और अस्तित्व के बारे में। अब इसका बी कह रहा है कि जबकि मूल के अस्तित्व दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। मतलब जिसके विरुद्ध साबित किया जाना है या तो वो या तो उसके हित प्रतिनिधि इस बात को ही स्वीकृत कर दिए हैं कि इसको जो है इसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसी के बारे में उसने स्वीकार कर लिया। मतलब एक प्रकार से एडमिशन जो हम लोग धारा 17 से लेकर के और धारा 23 तक पढ़ते हैं, जिसमें स्पेशली धारा 18, 19 और 20 में बताई गई बातें हैं, उसके बारे में ये कह रहा है कि अगर जो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको पेश करना है और उसके बारे में पक्षकार यानी कि जो उसका जो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है, या तो वो या तो उसका हित प्रतिनिधि इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है उसके अंतर्वस्तु के बारे में या उसके जो है मूल के अस्तित्व के बारे में या उसके दशा के बारे में, तो वो उसमें सेकेंडरी एविडेंस अनुमान्य है। डी कह रहा है इसका कि जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में भी उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। ई कह रहा है इसका कि जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है, तो जहां पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसका सर्टिफाइड कॉपी ही मिलेगा और वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ग्राह्य होगा। अब इसके बाद से एफ कह रहा है इसका कि जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है। और जी कह रहा है कि जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना संपूर्ण संग्रह का साधारण परिमाण है। तो परिणाम है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे धारा 39 को आप लोग एविडेंस एक्ट में देखेंगे कि कह रहा है कि क्या पूरा साबित किया जाएगा कि जो रिलेवेंट मैटर है उसको ही केवल साबित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उस डिसीजन का क्या, अगर जो 700 पन्नों का डिसीजन है, 1000 पन्नों का डिसीजन है, तो क्या न्यायालय में उन 700 पन्नों को प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका कहना है कि नहीं। धारा 39 यही कह रहा है कि जिस पैरा में आपके काम का रिलेवेंट चीज़ है उस उतने मात्र को आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यही बात यहाँ कह रहा है कि जहाँ कोई ऐसी बृहत्तर सार संग्रह के रूप में है, तो उसका जो मेन कन्फाइंड करके जो निष्कर्ष निकाला गया है कि उस मामले में क्या हेल्ड किया गया था या कोई ऐसा सार संग्रह का कोई निष्कर्ष है, उसको सिर्फ प्रस्तुत किया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस के रूप में। जैसे उसमें हम लोग सेकेंडरी एविडेंस में देखें ना कि दस्तावेज की मौखिक वृत्तांत सेकेंडरी एविडेंस है, यानी कि किसी सार संग्रह के बारे में कोई आकर के उसके अंतर्वस्तु के बारे में कोई मौखिक वृत्तांत करता है, बताता है, तो सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब ये बता रहा है कि किन अवस्थाओं में क्या क्या एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कह रहा है कि अवस्थाओं क, ग और घ में दस्तावेजों के अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। मतलब जहाँ विपक्षी के कब्जे में है, मूल नष्ट हो गया है या इस तरीके का है कि मतलब उसको उसके आदेशिका के पहुंच के बाहर है, तो ऐसे मामलों में सेकेंडरी एविडेंस का ग्राह्य है। अवस्था ख में वह लिखित स्वीकृति ग्राह्य है, मतलब या तो विपक्षी वाला या तो उसका जो हित प्रतिनिधि है उसके द्वारा कोई अगर स्वीकृति किया गया है इस बात का, उसके तथ्य के और अंतर्वस्तु या उसके अस्तित्व के बारे में दस्तावेज के, तो उसकी स्वीकृति जो है वो ग्राह्य होगा। अवस्था अंग या च में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है, किंतु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं। मतलब जहाँ पे धारा 74 के में अगर जो कोई मामला आता है या कोई ऐसा मामला है जिसमें इस अध्याय के अलावा या अन्य धाराओं में सेकेंडरी प्रमाणित प्रतियां या भारत सरकार द्वारा कहीं ऐसा बात है जहां प्रमाणित प्रतियां अनुमान्य है, तो ऐसे मामलों में ये कह रहा है कि वहां तो ग्राह्य होगा प्रमाणित प्रति, अन्य मामलों में नहीं होगा। और अवस्था 6 में कह रहा है कि दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उसकी परीक्षा की है और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है। जो अभी हम लोगों ने कहा ना कि मौखिक वृत्तांत, जो बात हमने कहा था अभी पिछले धारा में या इसमें भी हमने वर्णन किया था, तो ऐसे मामलों में उसका जो व्यक्ति उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जो उसका कुशल परीक्षा किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा
कि एक मौखिक साक्ष्य कैसे दिया जाता है, धारा 59 में बताया गया है कि वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा कोई अगर जो ऐसी दस्तावेज के अंतर वस्तु के सिवाय मामला है तो। और धारा 60 में हम लोगों ने देखा कि कैसे वो प्रत्यक्ष होगा, किन किन मामले में प्रत्यक्ष होगा। फिर 61 में हम लोगों ने देखा कि कोई दस्तावेजी साक्ष्य है तो उसको प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है या सेकेंडरी एविडेंस द्वारा साबित किया जा सकता है। धारा 62 में हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, और धारा 63 में हम लोगों ने देखा कि द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है। और धारा 64 में कहा गया कि यदि प्राथमिक साक्ष्य है तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा, सिवाय धारा 65 के, यानी कि आगे जो धाराओं में वर्णित है जहां सेकेंडरी एविडेंस अनुमन्य है उसके सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। और धारा 65 में हम लोगों ने देखा कि किन किन कंडीशनों में सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया जाएगा। तो हमें विश्वास है कि हमने जिन जिन बातों को कहा है आप लोग को जरूर समझ में आई होगी। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी विषय को लेकर मैं आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और इजाज़त देने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।